यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। दीपक अजगर के एक ही हमले में ढेर हो गया था और काफी दूर तक घिसटता हुआ गया और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। लेकिन दीपक फिर से उठकर खड़ा हो गया। ये देखकर अजगर थोड़ा सा हैरान हो गया, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अजगर अपने घमंड में चूर था। दीपक उस पर बहुत सारे हमले कर रहा था, लेकिन वो दीपक के हर एक हमले से बहुत आसानी से बच जा रहा था। अब दीपक की सांसें फूलने लगी और वो बहुत ही कमजोर महसूस करने लगा और वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर अजगर सिंह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, अब ये एक काम मेरा होगा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दीपक अचानक से फिर खड़ा हुआ और उसने अपने लॉकेट को किनारे से पकड़ा, जिससे उसकी एक अंगुली में कट लग गया और अचानक से दीपक का रूप बदल गया। वो नॉर्मल इंसान से बहुत ही खूबसूरत नौजवान में बदल गया, जिसकी लंबाई 6 फीट, मांसल भुजाएं, मजबूत शरीर और सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात यह थी कि दीपक के चेहरे पर जो जख्म बने थे वो पूरी तरह से गायब हो गए थे, जिसको अजगर सिंह भी नोटिस कर रहा था। दरअसल दीपक अजगर के दरबार में अपने पुराने रूप के साथ आया था, जिस वजह से वो अजगर से लड़ाई में हारने ही वाला था। लेकिन अपनी चाल के मुताबिक दीपक ने अपना रूप बदल लिया। अजगर सिंह ये सब देखकर बहुत हैरान था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक अजगर ने दीपक पर एक जोरदार हमला किया, जिसका दीपक पर कोई असर नहीं हुआ। अजगर ने दूसरा हमला किया, लेकिन दीपक पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक दीपक ने अजगर के सीने पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके सीने पर बंधी हुई धातु की ढाल टूट गई और उस ढाल का एक टुकड़ा अजगर सिंह के पुराने जख्म में जाकर घुस गया, जिस वजह से वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा और अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने दम तोड़ दिया। पूरे कबीले में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि जगार मारा गया। वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने दीपक के सामने घुटने टेक दिए और दीपक को अपना नया महाराज घोषित कर दिया। कुछ दिनों के बाद डायसन कबीले को भी जुंगा कबीले में जोड़ लिया गया और वो पूरा एक कबीला बन गया, पूरा का पूरा जुंगा कबीला। एक दिन दीपक अपने कमरे में मौजूद था, तभी उसे अचानक उस पेंटिंग के बारे में याद आ गया। उसने वो पेंटिंग अपने कमरे में मंगवा ली। ये एक लाजवाब पेंटिंग है। दीपक ने पेंटिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा। दीपक उसमें बने हुए शख्स की तरफ बहुत गौर से देख रहा था और सोच रहा कि क्या ये वाकई वही पेंटिंग है जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी रखती है। क्या ये पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखती है? दीपक ये सोच ही रहा था, तभी अचानक उस पेंटिंग में मौजूद वो शख्स बोल पड़ा, हमें तीनों कालों और पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखता हूं। दीपक ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसने तो अपने मुंह से कुछ बोला भी नहीं था। तुम बोल सकते हो? दीपक ने हैरानी से पेंटिंग से पूछा। हाँ, मैं बोल सकता हूं और बात कर सकता हूं, लेकिन केवल उन लोगों से जिनके पास ये इक्का होगा। मतलब? दीपक ने सवाल पूछते हुए पेंटिंग के आदमी से कहा। मतलब ये कि आपके पास ये इक्का है तो आप ही मुझसे बात कर सकते हो और आपके सारे सवालों के जवाब मैं ही दूंगा। दीपक ने कुछ सोचते हुए सवाल किया, लेकिन मैंने तो सुना था कि ये पेंटिंग केवल उन लोगों से बात करती है जिनके दिल में सच्चाई है, और तुम कुछ और बता रहे हो। यही तो हुक्म। आप ये तो जानते हैं कि मैं केवल सच्चे लोगों से बात कर सकता हूं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये इक्का भी हर किसी को नहीं चुनता, बल्कि जिसके दिल में सच्चाई और दूसरों के लिए प्रेम भावना हो, वही इसका हकदार बनता है, उस पेंटिंग के आदमी ने दीपक से कहा। यह सुनकर दीपक बहुत खुश हुआ। तुम्हारा कोई नाम है या फिर तुम्हें ऐसे पेंटिंग के नाम से जाना जाए? दीपक ने सवाल किया। मेरा नाम है सुब्रमण्यम, उस पेंटिंग के व्यक्ति ने दीपक से कहा। यह नाम सुनकर दीपक कुछ सोचने लगा कि उसने ये नाम कहीं तो पढ़ा है, लेकिन कहां पर। बहुत सोचने के बाद अचानक उसे याद आया
अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में एक बुक में पढ़ा था। उसमें लिखा था कि 18वीं सदी की शुरुआत में मास्टर सुब्रमण्यम शास्त्री एक महान कलाकार थे जो अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स में जान डाल देते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 7 पेंटिंग्स बनाई थी और आखिरी पेंटिंग बनाने के बाद वो अपने बंद कमरे से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। कहा तो ये भी जाता है उनके पिता एक महान जादूगर थे और बचपन से ही उन्होंने अपने बेटे यानी सुब्रमण्यम को जादूगरी की शिक्षा दी थी और कुछ मंत्रों के उच्चारण से उन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। लेकिन उनका ये ज्ञान व्यर्थ न जाए इसलिए ही उन्होंने अपने आप को एक पेंटिंग में कैद कर लिया। दीपक ये सोचने लगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि मेरा ज्ञान व्यर्थ न जाए इसलिए मैंने अपने आप को इस पेंटिंग के अंदर कैद कर लिया। बल्कि सच ये है कि मुझे अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था, जिस वजह से मैंने एक महान ऋषि का अपमान कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने मुझे एक भयानक श्राप दिया कि जिस ज्ञान का तुझे घमंड है वही ज्ञान तेरा श्राप बन जाएगा और तू अपनी ही बनाई हुई कलाकृति में कैद हो जाएगा। उनके ऐसा कहते ही मेरा शरीर धुएं में बदल गया और मैं इस पेंटिंग में कैद हो गया। जब मैंने रो रो कर उन ऋषि से अपनी गलती की माफी मांगी तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया और उन्होंने मुझे बताया कि 21वीं सदी में एक शख्स पैदा होगा जिसका खून मुझे इस पेंटिंग से आजाद कराएगा। सुब्रमण्यम ने कहा, उस शख्स की कोई पहचान? दीपक ने सवाल किया। उसकी पहचान ये होगी कि उसके पास एक जादुई यंत्र होगा जिसका इस्तेमाल वो अपने खून से करता होगा। वैसे मुझे लगता है कि मेरी इतने वर्षों की तपस्या अब पूरी हुई, सुब्रमण्यम ने कहा। क्या मतलब? अचानक दीपक ने उससे सवाल करते हुए कहा। मतलब ये कि तुम्हारे पास भी तो एक यंत्र है और तुम अपने खून से ही इसका इस्तेमाल करते हो, यानी एक्टिवेट करते हो। सुब्रमण्यम ने दीपक को तिरछी नजर से देखते हुए कहा। दीपक ने कुछ सोचा और कहा, यानी मैं तुम्हें इस पेंटिंग से आजाद कर सकता हूं। हाँ, तुम ही हो जो मुझे इस पेंटिंग से आजाद कर सकते हो, लेकिन एक परेशानी है, सुब्रमण्यम ने चिंता जताते हुए कहा। क्या परेशानी? दीपक ने सवाल किया। बताओ न क्या परेशानी है? दीपक ने फिर से सवाल किया। परेशानी यह है कि तुम्हें अपने खून से इस पेंटिंग पर एक मंत्र लिखना होगा, सुब्रमण्यम ने कहा। तो इसमें क्या परेशानी है? दीपक ने लापरवाही से कहा। 10,000 बार मंत्र लिखना होगा, सुब्रमण्यम बोला। और उसकी ये बात सुनकर दीपक की आंखें बड़ी हो गई। क्या 10,000 बार? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसे तो मेरे शरीर का सारा खून सूख जाएगा और मैं मर जाऊंगा, दीपक ने सुब्रमण्यम से कहा। क्या दीपक, यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सुब्रमण्यम दीपक को मनाने लगा, लेकिन दीपक उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अचानक दीपक ने उससे एक सवाल किया। एक बात बताओ, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं ही तुम्हें आजाद कर सकता हूं? दरअसल मुझे भी नहीं पता कि शायद तुम ही हो जो मुझे आजाद कर सकता है, सुब्रमण्यम ने कहा। यह सुनकर दीपक गुस्से से उस पेंटिंग में मौजूद सुब्रमण्यम को देखने लगा। मतलब यह है कि मैं 10,000 बार इस पेंटिंग पर मंत्र लिखूंगा और अगर मैं वो नहीं हुआ जो तुम्हें आजाद कर सकता है तो मेरा खून तो जाया चला जाएगा और मेरी जान भी खतरे में आ जाएगी। नहीं भाई, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, दीपक ने ना में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन अगर तुम ही वो मसीहा हो जो मुझे आजाद कर सकता है तो मेरे आजाद होने के बाद तुम्हारी शक्तियां 10,000 गुना बढ़ जाएगी और तुम्हारे जैसा बलशाली पूरे ब्रह्मांड में कोई न होगा, सुब्रमण्यम ने कहा। यह सुनकर दीपक पेंटिंग की तरफ हैरानी से देखने लगा। मतलब पूरी बात समझाओ, दीपक ने पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा। तुम अपने खून से वो मंत्र 10,000 बार लिखोगे तो हर एक बार में तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ रही है। और जैसे ही तुम 10,000 मंत्र पूरे करोगे तुम्हें महसूस होगा कि तुम बलशाली बन चुके हो।
लेकिन तुम्हें या काम अपने पुराने रूप में आकर करना होगा, सुब्रमण्यम ने कहा। दीपक ये सुनकर सोच में पड़ गया। हालांकि ताकत हासिल करना सबका जुनून होता है, लेकिन इस काम में जान का खतरा भी है। लेकिन अगर मैं कामयाब रहा तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा, दीपक ने अपने मन में सोचा। ठीक है, मुझे मंजूर है, दीपक ने जवाब दिया। मुझे क्या क्या करना होगा? दीपक ने सवाल किया। तुम्हें डायसन कबीले से जो प्राचीन वस्तुएं हासिल हुई है, उनमें से एक सोने का दिव्य कटोरा है और एक जादुई कलम है। उन दोनों चीजों सबसे पहले उसे यहां मंगवाओ, सुब्रमण्यन ने कहा। सुब्रमण्यन ने उस कटोरे और कलम की पहचान बताई और दोनों ही चीजें दीपक ने मंगवा ली। अब क्या करना है? दीपक ने सवाल किया। सबसे पहले तुम अपने पुराने रूप में आओ, सुब्रमण्यम ने कहा। दीपक ने वैसा ही किया। वो अपने पुराने रूप में आ गया। अब क्या करूं? दीपक ने सवाल किया। अब अपने बाएं हाथ की बीच की उंगली में कट लगाओ और दाहिने हाथ से मंत्र लिखना शुरू करो। ध्यान रहे, उंगली कटोरे में हटनी नाहक चाहिए और नहीं कलम की स्पीड रुकना चाहिए, सुब्रमण्यम ने कहा। सुब्रमण्यम ने दीपक को मंत्र के बारे में बताया। दीपक ने वैसा ही किया और पूरी रात वो मंत्र पेंटिंग पर लिखता रहा। और जैसे ही 10,000 मंत्र पूरे हुए, वैसे ही दीपक बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तब उसने अपने आप को अपने बिस्तर में पाया और उसके कमरे में उसकी ही उम्र का नौजवान खड़ा था और दीपक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। दीपक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि कौन हो तुम? मैं सुब्रमण्यम हूं, जिसे आपने आजाद किया है हुकुम, और आज से मैं आपका गुलाम हूं हुकुम। मेरे कोई आज्ञा? सुब्रमण्यम ने कहा। दीपक अपने बिस्तर से उठा और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। जब उसने अपने कपड़े उतारे तब उसने खुद को शीशे में देखा। उसका शरीर पहले ज्यादा मजबूत लग रहा था, हालांकि वो अपने पुराने रूप में था। उसे अपने शरीर में असीम शक्ति महसूस हुई। जब वो नहाने के बाहर निकला तो सुब्रमण्यम वहां मौजूद नहीं था। दीपक अपने कमरे से बाहर निकला और जंगल की तरफ निकल गया और वहां पहुंच गया जहां उसने शिवराज के साथ ट्रेनिंग की थी। वहां पहुंचने के बाद उसने पहाड़ों पर अपनी ताकत आजमानी चाहिए। वो हवा 20 मीटर तक कूदा और एक पंच उसने पहाड़ पर मारा। वो पूरा पहाड़ कई हजार टुकड़ों में बंट गया। ये देखकर दीपक हैरान हो गया। उसका पुराना रूप बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था और हैरानी इस बात की भी थी कि वो 20 मीटर तक बहुत ही आसानी से जंप लगा सकता था। हालांकि उसकी ट्रेनिंग के दौरान भी उसने इतनी बड़ी जंप नहीं लगाई थी और वो हमेशा अपने नए रूप में ही ट्रेनिंग करता था, बल्कि आज वो अपने पुराने रूप में ही मौजूद था। उसने दौड़ना शुरू किया तो वो हवा से भी तेज दौड़ने लगा। वो दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे थकान बिल्कुल नहीं हुई थी, जबकि जब वो ट्रेनिंग करता था तब वो बुरी तरह से थक जाता था। दीपक एक पहाड़ की चोटी पर बैठ गया और पूरे तबीले को देखने लगा। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो कॉलेज में पढ़ता था। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके रूप को देखकर भद्दे भद्दे कमेंट करते थे। दीपक हर चीज बर्दाश्त करता था। किस तरह से उसके सौतेले भाई ने उनकी पिटाई की थी और कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे उसकी ही जायदाद से बेदखल कर दिया और वो कुछ न कर सका। आखिर वो क्या कर सकता था? ये दुनिया है ही ऐसी, ताकतवर के सामने घुटने टेकती है और कमजोर को दबाती है। दीपक वो सब याद आ रहा था कि किस तरह से इस दुनिया में आया और कैसे उसने अपने से दोगुने इंसान को चुटकियों में हरा दिया था और कैसे वो इस दुनिया के लोगों की नजरों में हीरो बन गया था। कैसे एक दिन उसे नैना बहुत ही प्यार से देख रही थी। उसे याद आया अपने कॉलेज का वो दिन जब उसने अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की तृप्ति अग्रवाल को प्रपोज किया था। फ्लैशबैक। यार मनोज, मैं तृप्ति को स्कूल टाइम से लाइक करता हूं, लेकिन डरता हूं कहीं वो मना न कर दे। दीपक ने अपने दोस्त मनोज से कहा, अगर वो मना कर देती है तो ये उसकी अपनी मर्जी है। हम किसी पर दबाव नहीं डाला सकते कि वो हमसे प्यार करे, मनोज ने दीपक से कहा। दरअसल तृप्ति और दीपक एक ही स्कूल में पढ़ते थे
और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दीपक तृप्ति को पसंद करता था और दोनों साथ में स्कूल आते और स्कूल से घर वापस जाते थे। तृप्ति स्कूल की टॉपर थी और दीपक स्कूल में सिर्फ पास होने लायक मार्क्स ही लाता था। जब वो दोनों 10th क्लास में थे तब तृप्ति ने स्कूल से अपना नाम कटवा लिया था और वो स्कूल छोड़ के दूसरे शहर चली गई थी। दीपक को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसने एक बार भी उसे नहीं बताया कि वो स्कूल छोड़कर जा रही है। 2 साल बाद जब दीपक ने कॉलेज में एडमिशन लिया तब तृप्ति भी उसी कॉलेज में मौजूद थी। उसे देखकर दीपक बहुत खुश हुआ था। तृप्ति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। एकदम मॉडर्न लुक में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दीपक ने उसे देखा था तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। एक बार उसने तृप्ति से बात करने की कोशिश करी, लेकिन तृप्ति ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो अपनी अमीर सहेलियों के साथ चली गई। एक काम कर, अगले हफ्ते वैलेंटाइंस वीक है, तू उसे प्रपोज कर। अगर वो मान जाती है तो अच्छी बात है, और वैसे भी वो तेरी स्कूल फ्रेंड है, मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। दीपक ने वैसा ही किया। वो वैलेंटाइंस डे वाले दिन एक फूलों का बक्के खरीद कर ले गया और उसने तृप्ति को प्रपोज कर भी दिया। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। दीपक ने तृप्ति को प्रपोज कर दिया, लेकिन तृप्ति ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और दीपक के हाथ से बुक्के ले लिया। पहले उसने बुक्के को देखा और फिर उसके बाद उसने ऊपर से नीचे तक दीपक को देखा और फिर अपनी सहेलियों की तरफ देखा। अचानक वो सब एकदम हंस पड़ी और तृप्ति ने वो बुक्के दीपक के मुंह पर मार दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? अपनी औकात देखी है तूने? कहा तू और कहा मैं। मोटा पेट, भद्दी शक्ल, काला रंग, ऐसा लगता है तू इंसान नहीं बल्कि कोई दरिंदा है। तृप्ति की ये बातें सुनकर दीपक के आंसू निकल आए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, उसके साथ एक ही टिफिन में खाना खाती थी, उसके साथ स्कूल जाती और घर वापस आती थी, उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। इतने में वहां पर कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन शरद आ गया। तृप्ति उसे वहां देखकर बहुत खुश हुई। दीपक ने तृप्ति को शरद को देखते हुए देख लिया और तृप्ति की नजर में दीपक को शरद के लिए प्यार नजर आने लगा। आखिर वो शरद सिंघानिया जो था, उषा सिंघानिया का भाई और देवदत्त सिंघानिया का बेटा और इस पूरे कॉलेज का मालिक। शरद पूरे कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर था। उसकी बॉडी बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसी मस्क्यूलर थी और बॉक्सिंग में उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। शरद भी तृप्ति को पसंद करता था और ये देखकर वो तृप्ति के पास आया। क्या हुआ तृप्ति, तुम्हें ये जानवर परेशान तो नहीं कर रहा? शरद ने दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहा। तृप्ति ने कहा, शरद ये मुझे प्रपोज कर रहा है और चाहता है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। ये सुनकर वहां मौजूद शरद के तमाम दोस्त और तृप्ति की सहेलियां जोर जोर से हंसने लगे। चल ठीक है, तू तृप्ति को पसंद करता है, मैं तुझे एक मौका दे सकता हूं। शरद ने दीपक ने कहा, तू मेरे साथ में रिंग में एक फाइट लड़। तुझे बस ये करना है, तुझे मेरे चेहरे पर 10 पंच मारने हैं। शर्त यह है कि तेरे 10 में से एक भी पंच में अगर मैं नीचे गिर गया तो तू ये मैच जीत जाएगा, और मैं नहीं गिरा तो तू मेरे से पंच खाने के लिए तैयार रहना, और मैं तेरे सिर्फ एक ही पंच मारूंगा, और अगर तू मेरे पंच ने न गिरा तो भी तू जीत जाएगा और तृप्ति हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी और मैं तेरे सामने कभी भी नहीं आऊंगा। लेकिन अगर मेरे एक पंच में तू नीचे गिरा तो तू हार जाएगा और जिंदगी भर तू तृप्ति के सामने भी नहीं आएगा। बोल मंजूर है? ये कहकर वे दीपक के बोलने का इंतजार करने लगा। दीपक ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, ठीक है, मुझे मंजूर है। दोनों रिंग के बीच में आ गए और पहला मौका दीपक का था। दीपक ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और तैयार हो गया शरद के चेहरे पर पंच करने के लिए। पहला पंच, दूसरा पंच, तीसरा, चौथा। ऐसा करते करते दीपक ने शरद के चेहरे पर 10 पंच मार दिए, लेकिन शरद अपनी जगह से हिला तक नहीं। दीपक ने तो ये सोचा था
कि 10 पंच में से एक पंच तो शरद को ठीक से लगेगा और वो जीत जाएगा, फिर तृप्ति उसकी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब बारी शरद की थी और जैसे ही शरद ने दीपक के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा और एक ही पंच में दीपक रिंग से बाहर आकर गिर गया। तृप्ति उसके सामने आई और नीचे झुककर उसने दीपक से कहा, अब आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना और दफा हो जाओ इस कॉलेज से। नहीं तृप्ति, हमें इसे इस कॉलेज से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो एक जोकर चाहिए जिससे हम मजा लूट सके, शरद ने कहा। उसके बाद से ही दीपक की रैगिंग शुरू हो गई थी। कमजोर होते ही है ताकतवर के हाथों की कठपुतलियां बनने के लिए। जब तक मन करे उनसे खेलो और जब मन भर जाए तो उन्हें तोड़ दो। यही दुनिया का नियम है। शरद ने सबके सामने ये बात कही। फ्लैशबैक समाप्त। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दीपक ने कहा, अब वक्त आ चुका है अपनी हर एक बेइज्जती का बदला लेने का। अब वक्त आ चुका है उन लोगों को सबक सिखाने का जिन्होंने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। अब वक्त आ चुका है उन ताकतवर लोगों को उनकी औकात दिखाने का जो कमजोरों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ये कहते हुए दीपक जोर से चिल्लाया और पहाड़ पर से छलांग लगा दी। दीपक अपने तबीले के महल में वापस आया और उसने शिवराज से मुलाकात की। हुकुम, आपने मुझे याद किया। शिवराज ने दीपक के सामने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। बताइए मुझे क्या करना होगा? दीपक से शिवराज से सवाल किया। हुकुम, हमारे तबीले के छोर पे एक कुआं है जो दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। आपको बस ये करना है कि आप उस कुएं में कूद जाइए, आप अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाएंगे, शिवराज ने कहा। और अगर मुझे वापस यहां आना हो तो मैं कैसे वापस आऊंगा? दीपक ने सवाल किया। आप जिस रास्ते से वहां यानी अपनी दुनिया में पहुंचे हैं उसी रास्ते से वापस आ सकते हैं, शिवराज ने जवाब दिया। तो ठीक है, मुझे उस कुएं का रास्ता बताओ। मैं जल्द से जल्द अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूं, दीपक ने आज्ञा दी। जी हुकुम, शिवराज ने हल्का सा झुकते हुए कहा। दीपक अपने कमरे में आया। उसे अपने कमरे में सुब्रमण्यम दिखाई दिया। कहां थे तुम? कहां गायब हो गए थे? दीपक ने सुब्रमण्यम से सवाल करते हुए कहा। हुकुम, मैं तो यही था, आपके कमरे में ही, बस आपको नजर नहीं आया, सुब्रमण्यम ने कहा। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ, दीपक ने कहा। हुकुम, मैं उस अंगूठी के अंदर था, सुब्रमण्यम ने एक स्टूल पर रखी हुई अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मतलब? दीपक ने सवालिया नजरों से सुब्रमण्यम की तरफ देखते हुए कहा। मतलब ये कि अब ये अंगूठी ही मेरा घर है। मैं एक पेंटिंग से बाहर तो आ गया, लेकिन इस अंगूठी में कैद हो गया। अब ये आपकी है और मैं भी आप ही का सेवक हूं, सुब्रमण्यम ने कहा। दीपक ने उस अंगूठी को उठाया और अपनी उंगली में पहन लिया। अब जल्दी करो, इस अंगूठी के अंदर आ जाओ, हमें अपनी दुनिया में वापस जाना है। ये सुनते ही सुब्रमण्यम उस अंगूठी में समा गया। दीपक ने शिवराज से कहा, शिवराज जी, आप ये बताइए कि हमारे तबीले के कुछ लोग क्या मेरी दुनिया में मौजूद हैं? दीपक ने सवाल किया। जी हुकुम, वहां की सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी हमारे लिए ही काम करते हैं। और ये कहते हुए अपनी जेब से एक बैंक का डेबिट कार्ड निकालकर उसने दीपक के सामने पेश कर दिया। हुकुम, इसमें कुछ रुपए हैं जो आपके काम आएंगे, इसे स्वीकार करें, शिवराज ने दीपक से कहा। दीपक ने वो कार्ड लिया और शिवराज के साथ कुएं के पास आ गया। दीपक ने कुएं में जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही एक बवंडर बना और दीपक दूसरे कुएं